सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या पीछे जो भी एग्जाम हुए उनमें आए हैं उनके संबंधी बात करेंगे। यह वीडियो पीजीटी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई हैं, चाहे एकलव्य स्कूल से निकली हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भी निकल रखी हैं, दिल्ली में और दूसरे अनेक राज्यों में, साथ साथ पीजीटी की के संबंधी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्टेट में सेलेक्ट हिस्ट्री से करना चाहते हैं, या यूपीएससी पीसीएस सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ में 4000 क्वेश्चन हैं। हम अध्याय बाय अध्याय इसको कंप्लीट करेंगे, जो आपकी कहने मतलब आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे एक अध्याय में एक वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रैमासिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृत के शरीर को फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हो रही है ताम्रपाषाण काल की, और उस काल में जो है महाराष्ट्र के अंदर जो दफनाए जाते थे वो किस प्रकार दफनाए जाते थे। ए में दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी में दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर, सी में दिया है दक्षिण से उत्तर की ओर, और डी में दिया है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर है वह उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करते थे और दक्षिण की तरफ पैर, जो कि आज की डेट में नॉर्मली सभी जगह होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है। कथन नंबर 1 दिया है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल के औजारों का प्रयोग आम था। तो दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि सल के औजार का प्रयोग होने लगा था। दूसरा नंबर ऑप्शन है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। देखो दोस्तों, सबके औजार मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि एक व्यक्ति के अंग को दूसरे व्यक्ति के ट्रांसफर किया जाता। तो इसका दूसरा सही नहीं है। तीसरा, 5वीं शती ईस्वी के कोण के तेज जगह सिद्धांत ज्ञात था, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय से भी पहले 5वीं शताब्दी से भी पहले क्या होता था, जैसे अग्निवेदी बनाई जाती थी, यक्ष के लिए अग्निकुंड बनाए जाते थे, तो इनमें ऐसा होता है कि उनको एक नाप के अनुसार बनाया जाता था। तो ये भी सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही होगा, ये भी सही है। तो इसमें केवल 1, 3 और 4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 3, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई, यानी कि खाद्यान्न यानी कि जो भी हमारे अनाज हैं उनको उगाने के लिए सबसे पहले कृषि कहाँ पे, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो दोस्तों, अगर देखा जाए खेती के बारे में, अपने नवपाषाण मान लिया पूरा पाषाण काल पड़ा होगा। पूरा पाषाण काल में भी 3 पार्ट है, एक तो प्रथम, एक मध्य, एक उच्च पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य काल है, उसके बाद नवपाषाण है। तो जो भी आपने पढ़ा है, अनाज कहने मतलब जंगली अनाजों की आपकी, लेकिन कृषि का जो साक्ष्य मिलते हैं वो नवपाषाण काल में ही आके मिलते हैं। किसी भी मध्य काल में या पूरा पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते। तो इसमें जो है, अभी पहले एक बताया गया था कि अफगानिस्तान में स्थान जो साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी सबसे पुराने उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं, यानी कि 7000 साल पुराने साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो ये ए ऑप्शन राइट होगा इसका। सॉरी, नवपाषाण काल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 4 है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ, यानी कि बहुत जगह खुदाई की गई है और ऐसे साक्ष्य जो सब मिले हैं हमें कि सबसे पहले पशुपालन कहाँ पर शुरू आरंभ हुआ था। ये है निचले पूर्व पाषाण काल में, यानी कि निचले करना प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तरी पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, पूर्व पाषाण काल जो समय है, पूर्व पाषाण काल या पूर्व या जो कहें, उसमें कहीं भी पशुओं के पालने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागोर से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालना जाना शुरू कर दिया गया था।
सॉरी दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति, मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति, उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति को जो है फलक, यानी कि पहले जो पाषाण काल युद्ध हुआ, शुरू हुआ, काल जो शुरू हुआ था, उसमें मानव ने सबसे पहले पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले जो पूरा निम्न पूर्व पाषाण काल है, उसमें कुछ और ऐसे चपटे या इस तरह के नहीं थे, लेकिन जो मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति आया, उसमें मानव ने क्या है, एक तरह से फलक, यानी कि जो एक धार वाला एक फलक टाइप के औजार का निर्माण कर लिया, जिससे काटता था शिकार को या मारता था। तो यह मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति में जो फलक यूज हुआ, इसलिए इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 6, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? मध्य पाषाणी, यानी कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बात की थी, उसमें पता चला, पूछा गया था कि जो पूर्व पाषाण काल है या जो प्रारंभिक काल में या प्रागैतिक काल में कृषि के साक्ष्य किस पाषाण, तो कृषि के साक्ष्य किस में मिले? हमको क्लियर हो गया, नवपाषाण काल में कृषि आरंभ हुई। और इसके भी जैसे अफगानिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ पर पहले बोला जाता था 4 से 5 हज़ार साल पुराने चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 7 से 8 साल पुराने मिले हैं। तो ये लेकिन है नवपाषाण काल का। अब आ रहा मध्य पाषाण काल के संदर्भ में वन्य धान, यानी कि जंगली, जो मैंने बोला था उसी क्वेश्चन में कि जंगली को उससे पहले ऐसे साक्ष्य मिले जंगली तौर पे, यानी कि अनाज पैदा होने लगा था। तो नंबर 1 पर दिया है चौपानी मांडो, दूसरे पे दिया है सराय नहार राय, तीसरे पे दिया लेखिया, और नंबर 4 डी में दिया लंगनाज। तो दोस्तों इसका जो है ए ऑप्शन राइट है, यानी चौपानी मांडो से वन्य जो धान के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, यानी कि प्राचीन काल में जो कलाकृतियां मिली हैं उसके प्रमाण निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। यानी कि पूरा पाषाण काल जो है सबसे पहले उसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य, उच्च। तो इसमें जो है आपको बताना है जो कलाकृतियाँ हमको मिली हैं या जो हमने छानबीन की होगा। तो दोस्तों इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, जो कलाकृतियाँ सबसे पहले मिली हैं पाषाण काल, यानी कि मध्यान्ही नवनही पाषाण काल के लास्ट वाले में, उच्च पूरा पाषाण काल बोलते हैं, उससे मिली हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट होगा। तो इसका आप कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कलाकृतियों के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमको किसमें मिली, पूरा पाषाण। अगर इसमें पूरा पाषाण, मध्य का नवपाषाण आ जाता तब आप पूरा पाषाण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, सराय नाहर राय और मेहदगा संबंधित हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण काल संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सराय नाहर राय और महदहा है कहाँ पर। तो दोस्तों ये दोनों स्थल है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी नदी घाटी है। तो दोस्तों वहाँ पर जो है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधि संबंधित है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो एक पाषाण महापाषाण संस्कृति बोला जाता है, यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता था, जैसे किस काल में आके एक जब व्यक्ति मर जाता था उसको दफनाया जाता था, और वो दफनाने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े एक पत्थर नीचे लगाते थे, 4 पत्थर बड़े बड़े उसके ऊपर लगा देते, फिर ऊपर से ढक देते थे। लेकिन वो संस्कृति आई कहाँ, या किस समय की संस्कृति है? तो दोस्तों ऐसे साक्ष्य कहीं से भी आप देखेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण में नहीं मिली है। जब तक लोहे का विकास हो चुका था उस समय मिली है। तो इसमें पूछा गया है दो में, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है या लोहा काल से संबंधित है। तो दोस्तों महापाषाण संस्कृति जो है वो लोहा काल से संबंधित है, या दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधि भी कहा जा सकता है इसको।
बस आपको इसमें समझने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि निम्न पूर्व पाषाण की बात हो रही है। आपको पाषाण काल तो निम्न पूर्व पाषाण, मध्य और उच्च के बारे को भी अलग से पढ़ना होगा। आप जब उसको अलग से पढ़ेंगे तभी आपकी ज़्यादातर क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। वह पालीदार कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निम्न पूर्व पाषाण में पत्थर के औजार तो मानव बनाने लगा था, लेकिन पालिश का प्रयोग नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन गलत होगा। वह कौर उपकरणों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल, कौर उपकरणों का प्रयोग करना लगे थे। वह पशुपालक था? पशुपाल का मैं बोला ना, मध्य पाषाण काल से साक्ष्य मिले हैं, पूर्व पाषाण काल से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसका सी भी गलत होगा। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग, लघु पाषाण जो है बाद में बने, पहले पाषाण के जो औजार थे पूरा के, फिर उसके बाद जो है लास्ट में मध्य पाषाण, जो पूर्व मध्य पाषाण उसमें फलक संस्कृति आई, उसके बाद छोटे जो बने उसके बाद, यानी कि उच्च पाषाण या मध्य पाषाण में, तो ये भी इसका गलत होगा। तो सी, इसमें बी ऑप्शन ही राइट होगा, ये वाला। प्रश्न नंबर 11, मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अभी क्वेश्चन ऊपर भी था, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन लगभग आपका महापाषाण संस्कृति से, या इसको मृत पाषाण कह लो या कुछ कह लो, या इसके संबंधी कई बार सन्यासी गुफाओं के रूप में है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि सन्यासियों के लिए बनाए गए थे। मृत्यु को दफनाने के स्थान के रूप में है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो मृत्यु होने के बाद बड़े बड़े पत्थर लगा के चारों तरफ लगा दिए जाते थे वो, लेकिन वह किस काल की है? लोहा काल में आके इस संस्कृति उभरी थी मंदिरों के रूप में। उत्तर प्रदेश कोई नहीं, तो सभी गलत है, इसमें बी सही होगा। यानी कि मैंने एक टिक किया था, वो निशान लगाया था, मैं पहले ही बता दिया था आपको। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधि किस काल से संबंधित मानी जाती है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। सॉरी, दक्षिण भारत की पूर्व पाषाण काल से नहीं, नवपाषाण काल से नहीं, ताम्रपाषाण काल से नहीं, लोहा काल से। तो दोस्तों इसका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 13, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? यानी कि आग की खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी, पूर्व पाषाण काल में ही हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रयोग करना या उसको एक तरह से यूज करना या उसको आग के तौर पे, वो कब कहाँ से हुआ, कैसे, ये कहाँ, इसके संबंधी आपसे पूछा गया। राग का टीला कहाँ पे मिला है नवपाषाण काल में? बुंदीलहाल से, बुंदीहाल से ए में दिया गया है, बी में दिया है सघन कल्लू से, और सी में दिया है कोल्डी हवा से, और डी में ब्रह्मगिरी से। तो दोस्तों इसका सघन कल्लू एक स्थल है नवपाषाण काल का, यहाँ से मिला है। प्रश्न नंबर 14, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? ए पूर्व भारत से, बी दक्षिण भारत से, सी जो है उत्तरी विंध्याचल क्षेत्र से, और डी कश्मीर से। तो दोस्तों इसमें बी जो है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि जो आपका स्थल है वो दक्षिण भारत में, यानी कि राग के टीले जो सबसे पहले मिले हैं वो दक्षिण भारत से मिले हैं। प्रश्न नंबर 15, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था? यानी कि पूर्व पाषाण के बारे में कृषि, ए, बी मिट्टी के बर्तन बनाना, सी पशुपालन करना, डी शिकार खेलना। तो इसमें तो आपको पता ही है, जो पूर्व पाषाण काल का संबंधित है, इस समय पूरा पाषाण काल में सबसे मुख्य धंधा शिकार खेलना ही था। अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए ये शिकार खेलते थे। प्रश्न नंबर 16, सिंगावल एक पूरा स्थल है। सिंगावल के बारे में, अब इनमें जो भी पूरा स्थल है दोस्तों, यहाँ पर जब एग्जाम देने जाते हो आप, एक तो पूरा पाषाण स्थलों में और सिंध घाटी के स्थलों में आपको कंफ्यूज हो जाता है, दोनों को अलग से पढ़ना है। कुछ स्थल ऐसे जरूर हैं जो पूरा पाषाण काल में भी थे और सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी नाम आते हैं, लेकिन उस समय की क्या विशेषताएं थी वहाँ पर पूछी जाती हैं, और सिंधु घाटी में क्या, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सिंगावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, बी मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, सी उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, यानी कि पूरी पाषाण काल की बात हो रही है, और डी मध्य पाषाण संस्कृति का। तो दोस्तों ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक स्थल है, तो इसका जो है ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 17,
लंबत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इसमें किस प्रकार का विशेष ज्ञान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वैसे 3 पद्धति भारत के अंदर जो पूर्व पाषाण कालीन स्थल है उनको खुदाई में प्रयोग की गई है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही सिंपल है। और लंबत पूर्व पाषाण उत्खनन के किस संस्कृति में किस पक्ष का विशेष ज्ञात होता है, यानी कि इसमें पूछा गया अगर हम लंबत पुरातात्विक उत्खनन यानी खोदने वाली विधि का प्रयोग करें तो इसमें किस बारे में ज़्यादा जानकारी, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, तो दोस्तों संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के काल मापन का। तो लंबत का मतलब आप इससे ये ना समझ लें संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, लंबत का मतलब संस्कृति का काल कहाँ से कहाँ तक रहा। हम यह पता करने के लिए लंबत पुरातात्विक उत्खनन विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी है। प्रश्न नंबर 18, अल्मोड़ा के निकट लखुओयार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृति मिली है वह किस काल से संबंधित है। यानी कि अभी अल्मोड़ा के पास जो है एक स्थल है लखुओयार पर, वहाँ पर लाल रंग की उकेरी हुई मानव की आकृति मिली है। ए वैदिक काल से, बी कुषाण काल से, सी पाषाण काल से, डी चंद्र काल से। तो दोस्तों इसका जो है आप पहली बात तो पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो ये संबंधित है पाषाण काल से ही, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 19, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में, अब आर्यों की बात हुई है दोस्तों, आर्यों की बात हुई तो सबसे पहले तो आर्य जो है पाषाण काल की संस्कृति में नहीं आते हैं, न सिंधु सभ्यता में आते हैं। आर्यों का जो है अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, वो पूरी प्राचीन वैदिक सभ्यता उसमें मिलता है। और यह जो है वैदिक सभ्यता भी आपकी 5वीं ईस्वी तक यानी 6वीं ईस्वी तक के बाद, यानी कि 6वीं ईसा पूर्व के बाद के इधर मानी जाती है। तो इसमें जो है पूछा गया प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य, ए कृषि, बी शिकार, सी शल्पक्रम और डी व्यापार। तो दोस्तों वैदिक प्राचीन काल में जो आर्य क्या करते थे, खेती करते थे। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों पूर्व पाषाण युग ओल्ड स्टोन एज को, नव पाषाण युग न्यू स्टोन एज को, ताम पाषाण युग या कॉपर यानी कि एज को, या लोहा युग को। तो इसका सी आंसर है ताम पाषाण युग को ही क्या ना मतलब कहा जाता है चाकोलिथिक युग। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 21, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक चित्रशाला कहाँ पाए गए हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको अगर थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़े हैं तो इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल सकता। ए बाघ की गुफाएं, बी उदयगिरी में, सी सोनगिरी में और डी भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर भीमबेटका होगा। प्रश्न नंबर 22, भारत में किस शाल्यक्ष में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। ए घगरिया, बी भीमबेटका, सी लेखिया और डी आदमगढ़। तो दोस्तों इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर प्राचीन काल के जितने भी पूर्व पाषाण उच्च पूर्व पाषाण से शुरू हो गए थे चित्रों का मिलना, और मध्य पाषाण काल नव पाषाण में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं भीमबेटका में मिले हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात के संकेत खुदाई में निम्नलिखित से मिले हैं। यानी कि पहले जो है कुछ लोगों के ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कुछ कहना मतलब जगहों पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मानव गड्ढों के अंदर रहते थे। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये दो ही एक कहना मतलब कश्मीर से और एक जगह और मिले हैं, दूसरा नाम भी मैं बता दूंगा वहां से मिले, लेकिन कश्मीर में 2 जगह से मिले हैं। एक तो जम्मू के पास जो मांडो जगह है, और एक जो है श्रीनगर के पास है। तो ये इसमें पूरा स्टेट का नाम दिया है, जगह का नाम नहीं दिया है। ए बिहार में, बी कश्मीर में, सी कर्नाटक में और डी राजस्थान में। तो इसका बी आंसर राइट होगा। हाँ उसमें भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, जो जम्मू के पास मांडो और श्रीनगर में मिले उनमें भी डिफरेंस था। कहीं पर 2 रूम वाले घर मिले हैं और कहीं पर जो है सीढ़ी नुमा रूम मिले हैं। आप इसको भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 24, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। अब वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए ब्रुजहोम, तो दोस्तों यह ब्रुजहोम जो है कहाँ पे है आपको पता होगा, अगर पढ़ा है, ये भी क्या कश्मीर में है। गुप्त कराल, ये भी जो कश्मीर में है। और तीसरा
कुचई 4 और 4 में है मेहगढ़ा के निम्नलिखित कूटों का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें जो है पहला और दूसरा जो है मैंने बताया ना जो कश्मीर में ही मिले हैं वहाँ पर ही है, तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा। पहला दूसरा किसमें डी में, तो इसका डी आंसर सही होगा। बुर्जहोम और गुपकराल में भी जो वो मिले हैं गड्ढे उसमें भी अलग अलग अंतर है। प्रश्न नंबर 25 मानव समाधान में कुत्ता दफनाए गए थे, यानी कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने का जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो भी मैं बता दूं आपको कश्मीर से मिले हैं और इसके अलावा कहीं से नहीं, वो भी बुर्जहोम से मिले हैं। इसमें भी गुपकराल दिया है, बुर्जहोम दिया है, मातंड दिया है और मेहरगढ़ दिया है, तो इसका भी आंसर जो होगा बी होगा बुर्जहोम। प्रश्न नंबर 26 गट निवास निम्न में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है। तो दोस्तों यह पूछा गया है गट निवास का प्रयोग अभी ऊपर क्वेश्चन में हम बता ही चुके हैं कि गट निवास के साक्ष्य मिले नवपाषाण संस्कृति में मिले हैं, लेकिन नवपाषाण संस्कृति में भी किसी राज्य मिले हैं तो दोस्तों कश्मीर मिले। तो इसमें दिया गया ए में हड़प्पा संस्कृति, बी में मध्य गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति, मध्य गंगा में कहीं नहीं मिले हैं, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाण का संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति और कश्मीर घाट यानी कि बात की संस्कृति इससे पहले ही शुरू हो गया था और इसमें कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति, तो इसका जो डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 27 निम्न में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। घूम फिर के क्वेश्चन उसी प्रकार के आते रहते हैं। तो ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिराद, डी मास्की। तो इसका जो है आपको पहले ही बताया जा चुका है ब्रिज होम से कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 28 निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। 28 में भी वही क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम ए को बुर्जहोम को कर देते हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 29 निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले, यानी कि गेहूं और खेती नवपाषाण काल में कहाँ पे सबसे पहले ऐसे प्रमाण मिले होती थी। ए रंगपुर, बी लोथल, सी मेहरगढ़ और डी कोल्डी हवा। तो दोस्तों इसमें मेहरगढ़ दिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गेहूं की उसकी जौ की बात हो रही है। अगर चावल की बात होती तो ये गलत होता, क्योंकि चावल के साक्ष्य 4 से 5 हजार पुराने हैं। उत्तर प्रदेश में जो मिल गए हैं चिराद में वो 7 से 8 हजार साल पुराने हैं। प्रश्न नंबर 30 बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मानव के साथ किस पालतू जीव को दफनाया गया। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए गाय, बी कुत्ता, तो इसमें सही होगा कुत्ता ही, और आप इसको बिल्कुल ढंग से सॉरी 27 पर पहुंच गए थे। तो 30 क्वेश्चन था, इसमें जो है कुत्ते के बताया था, पहले भी कोई ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति लेके हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष मिले। मैंने बताया ना आपको, बता कुछ ऐसे स्थल होंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जहाँ पर पूरा पाषाण काल के भी आपको साक्ष्य मिले, यानी 5-5 संस्कृति के साक्ष्य वहाँ से मिले होंगे, तो आपको उन चीज़ों का भी याद रखना है। तो ए में दिया है इसमें आमरी, बी में मेहरगढ़, सी है कोल्डीजी और डी है कालीबंगा। तो दोस्तों इसमें जो है मेहरगढ़ ऐसा स्थल है जहाँ से आपको पूरा पाषाण स्थल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 32 भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि भारत में जो व्यवस्थित तौर से भारतीय कृषि, सबसे पहले तो कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है, आपको ये जानकारी पता चल गया किस काल से नवपाषाण काल में संबंधित है, लेकिन व्यवस्थित का कहाँ से मिला है। ए मेहरगढ़, बी कालीबंगा, सी लोथर और डी कोरदेजी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेहरगढ़ से सबसे पुराने आपको चावल, पहले चावल माना जाता था, गेहूं जौ इत्यादि या दूसरी कपास मिले हैं, तो सबसे ज्यादा व्यवस्थित खेती कहाँ की जाती थी, मेहरगढ़ में की जाती थी। प्रश्न नंबर 33 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। तो ये महाद्वीप की बात हुई, आपको ये समझना ना कि भारत में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मगिरी से, बी चिराद से, सी मेहरगढ़ से, डी बुर्जहोम से। तो दोस्तों मेहरगढ़ ही इसका सही आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर 34 में वही है, तो इसका जो है आपको ज़्यादा में बताने की जरूरत नहीं है, मेहरगढ़ ही राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी पालतू पशु का तो आपको जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, और आपको ये पूछा गया तो भैंस के कहाँ से मिले थे। आपको जैसे कुत्ते का दफनाने का कहाँ से मिला ये पता होना चाहिए, कहीं पर आपको बकरे का आएगा, घोड़े के साक्ष्य भी मिलेंगे, तो इसमें भैंस का, जो भैंस को पालतू बनाया गया ये साक्ष्य धौलावीरा, बी मेहरगढ़, सी मोहनजोदड़ो और डी राखेगढ़ी। तो इसका दोस्तों जहाँ से मान लिया खेती हो रही है वहाँ पर भैंस के साक्ष्य मिले हैं, इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जहाँ पर कृषि की जा रही थी वहाँ पर पशु को पाला गया, भैंस को पाला गया। प्रश्न नंबर 36, उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। यानी कि आपको उस स्थान का पहले मानव क्या था, घुमंतू था, कहीं यहाँ रह लिया, कब वहाँ रह लिया, ना तो उसका कोई बस शिकार करना था। उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना शिकार करना बंद किया, झोपड़ी बनाई, झोपड़ी के बाद कृषि की, कृषि के बाद पशुपालन किए। तो यानी कि इस तरह करके उसको कुछ बाद जब ऐसा काम करने लगा तो उसके रहने के सिस्टम ऐसे बन गए कि एक ही जगह रहने के प्रमाण। तो ए में दिया धौलावीरा, बी में किले गुल मोहम्मद, सी में कालीबंगा और डी में मेहरगढ़। तो दोस्तों इसका जो है आपको कि बिल्कुल कृषि का जो शुरुआत हुआ, जहाँ पर कृषि होगी वहाँ पर ही रहने के साक्ष्य मिले। प्रश्न नंबर 37, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? लहुरादेव, बी सुनिवार, सी सोरगोरा और डी कौशाम्बी। तो इसका जो है आंसर है ए, लहुरादेव से मिले हैं। प्रश्न नंबर 38, मध्य पाषाणिक प्रशंसों में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान है मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन। तो दोस्तों पशुपालन आपको मैं बता दिया था कि मध्यकाल से शुरू हो गया था। ए लंगनाथ से, बी वीरभानपुर से, सी आदमगढ़ से, डी चौपानी मांडो। तो इसका सी है एक मिनट, आदमगढ़ से यहाँ के सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय उप में धान की खेती के पूछा गया है। ए कश्मीर से, बी उत्तर भारत बिहार से, सी महाकौशल से, डी विंध्य क्षेत्र से। तो दोस्तों इसमें जो है आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है सबसे पहले चिराद कहाँ पे है, बिहार में है। अभी ये इसका राइट आंसर इसमें जो दिया गया है, इसमें विंध्य क्षेत्र दिया गया है, लेकिन अभी चिराद एक जगह है, वहाँ से 7000 साल है, तो इसको आप सही कर लें। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पाद के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? ए मध्य घाटी से, बी बेलन घाटी से, सी गोमल घाटी से और डी बोलन घाटी से। तो इसका बी ऑप्शन बेलन घाटी में स्थल है वो जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 41, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों। यानी कि उच्च पुरापाषाण युगीन में हड्डी की बनी हुई मूर्ति मिली है। ए गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, बी नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सी सोन घाटी मध्य प्रदेश से और डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी की बनी हुई माता देवी। वो क्वेश्चन को याद रखना है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो मैं दोस्तों आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर पाषाण काल, सिंधु घाटी, उसके बाद वैदिक घाटी, उसके बाद कई लोहा कहना मतलब ताम्रपाषाण का संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो एक कश्मीर, बी कृष्णा घाटी, बेलन घाटी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर है बेलन घाटी में। यहाँ पर 5-5 संस्कृतियों के नाम मिले हैं, जो बाद में मैं इनको अलग से आपको बताऊंगा कौन कौन सी। प्रश्न नंबर 43, भारत में प्रादेशिक मानव का प्राचीनतम जीवांश 43 है। भारत में प्रातिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवांश निम्न में से किस स्थल पर मिला है? यानी कि सबसे पहला जो जीवांश मिला है वो कहाँ पर? ए भीमबेटका, बी हाथरौना, सी सरायरहानहा और ए डी दमदमा। तो दोस्तों यह मिला आपका हथरौना से, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 44, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था। ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो सबसे पहले जो मानव ने शुरू किया खाना या बस वो क्या, वो गेहूं से पहले जौ था, और जौ को बहुत ही एक कहना मतलब
धार्मिक अनाज के रूप में भी यूज किया जाता था शुरू में, आज भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ए बागोर, बी घंगोरटू, सी बीरभानपुर, डी महदहा। तो दोस्तों इसमें जो है महदहा से क्या हुआ है, मध्य पाषाण स्थल के हड्डी के बने आभूषण मिले हैं। प्रश्न नंबर 46, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपको जब पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो पूरा पाषाण काल के साथ साथ आप मानव का विकास यानी कि खासकर 5 जो पीढ़ी बनी है होम उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इरेक्टस किस युग का है, शेक्सपियर किसका, होमो इरेक्टस किस युग से है, ऑस्ट्रेलिया पैथिकस किस युग से है, उसको भी एक मैं उसका अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगा, बनाया भी है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, पहले काफ़ी बना रखा है। तो दोस्तों नर्मदा घाटी के हथरौना से बिल्कुल सही है इसमें, नर्मदा घाटी के होशंगाबाद, सोन घाटी के बागौर, बेलन घाटी के बांसघाट, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, आप इसको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 47, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में है। सराय नाहर राय से, ये तो आपको पहले भी इसका सही ऑप्शन पता ही होगा, इसमें सीधा मेहदा से मिला है, बी ऑप्शन राइट है, ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पहले आ चुका है। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो, काकोरिया से, और इसका सी है मदहदा से, और डी सरायनहार से। तो यहाँ पर भी आपको हड्डी के मध्यकाल में पूछा जाए या कुछ तो सबसे प्राचीन मिला है महदहा से। क्वेश्चन नंबर 49, एक ही कवर में 3 मानव कंकाल मिले, यानी कि ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको कई तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, जगह का नाम दे दिया जाएगा ऊपर ऑप्शन में, और या फिर आपको पूछा जाएगा संस्कृति से पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सरायनहार से बिल्कुल भी नहीं मिला है। दमदमा, आप ऐसे याद कर सकते हो, दमदमा यानी कि दम दबाया गया 3 एक साथ, तो कौन सी दमा, तो इसमें जो है ये बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ना तो मदा से है ना लंगनाच से है, तो इसका जो है आप याद रखने का एक तरीका इस तरह भी याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 50, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ से मिला? ए बांगोर, बी कालपी, सी आदमगढ़, और डी टेहरी। तो गंगा के मैदान, अब आपको याद रखना, पहले कहीं पूरे मध्यकाल में तो नहीं पूछा जा रहा, अब पूछा जा रहा है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। अगर मानव पूरा पूछा तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहला साक्ष्य मिला है राजस्थान से, लेकिन गंगा क्षेत्र में जो मिला है वो मिला है कालपी से, जहां पर यहाँ झोपड़ियां के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न नंबर 51 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों आपको यह जिस राज्य में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी स्थल हैं उनको याद करना होगा। तो यह वैसे आपको बता दूं ददरी पंजाब में पड़ता है। प्रश्न नंबर 52, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाशय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र जो विंध्याचल है वहाँ की बात हो रही है। मोरहना पहाड़ से, घगरिया से, बी में दिया है, सी में बघीखोर से, और डी लेखरिया से। तो इसका आंसर ये डी वाला है, लेखरिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। प्रश्न नंबर 43, गैरिक मृदभांड पात जिसको ओसीपी का नामकरण हुआ है था हस्तिनापुर में है, अहिष्यत में है, नोह में है, लाल किला में है। तो दोस्तों आपको एक बार जो मृदभांड है उनके बारे में अलग से पढ़ना होगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसमें जाके देखेंगे। एक सिंपल समझने का तरीका बताया हूँ, सबसे पहले ब्लैक आए, फिर गेरिया आए, फिर चित्तित आए, फिर पॉलिश वाले आए, उनका एक टाइम चलता रह गया। आपको अगर आप संस्कृति से लेके उनको पढ़ेंगे साथ में तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हस्तिनापुर से संबंधित है, गेरिक यानी जो गेरू रंग के थे वो शुरू हो गए थे, वो हस्तिनापुर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54 है, नबदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जितने भी स्थल हैं पाषाण काल के हों, चाहे मध्य पाषाण, नवपाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता के, सबको आपको याद करना है।
गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो इसका ये आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 55, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ईसामपुर के बारे में जानना होगा। ये महाराष्ट्र में है, बी गोवा में है, सी कर्नाटक में है, डी राजस्थान में है। तो दोस्तों ईसामपुर जो पड़ता है कर्नाटक में मिलता है। इसका मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया है, किस स्टेट में कौन सा स्थल है और वहाँ की क्या खासियत है, आप उसको भी आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 56, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया? यानी कि कौन सा एक स्थल है जहाँ से मृदभांडों का अलग हुआ है। कहने मतलब PG का मतलब प्रिंटिंग गैरवाई जो वो बर्तन थे शुरू हो गए। तो यह है नोहो, गंगेसर और जोधपुर, डी अंतरजी खेड़ा। तो इसका डी आंसर सही है, अंतरजी खेड़ा से साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर पहले OCP उसके बाद प्रिंटिंग वाले शुरू हो गए थे। प्रश्न नंबर 57, यहाँ पर सूची दी गई है, एक सूची को दूसरी सूची में मिलाना है आपको। नहीं, सूची कहना मतलब उसको इस तरह से मिलाना है कि इसका क्रम सूची एक को दूसरी दो से दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। जैसे ए में दिया है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्ती का होना। जैसे ए में बस्ती के पूछा गया, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजक भांडों का मिलना। सी में कश्मीर के नवपाषाण कालीन स्थल में, और डी में इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुग कहा है। अब इसमें दूसरी तरफ ऑप्शन है भुजगोम सबसे घनन वितरण है, एक में दूसरी सूची में। दूसरे में आड़ आभूषण का प्रत्याक्षित है। सी में है कुणाल प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और चौथे में है घंगर आंकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है जो पहला वाला है उसका जो है दूसरा है, यानी कि इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियां हैं। तो आहड़ तथा आभूषण का प्रत्यक्ष हुआ, इसमें आप मिला सकते हो, यानी कि जब आप देखोगे तो इसका जो है डी ऑप्शन राइट है। सॉरी, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का घांगर कांगड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, सी का पहला और डी का दूसरा, ये होगा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 58, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह आपको बार बार आ रहे हैं, किस राज्य में कौन सा स्थल है। ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसमें आपको इनाम गांव से तो आपको जानकारी होगी, ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर अलग संस्कृति थी। इनाम गांव में भी ऐसी जगह ऐसे स्थल मिले हैं, ये बात के हैं, जो मृत्यु होने के बाद उसको घरों के नीचे दफनाया जाता था। प्रश्न 59, कभी सूचियां दी गई हैं, एक सूची को दूसरी सूची से आपको मिलाना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण और ताम पाषाण। और दूसरी तरफ जो दिए गए हैं उसमें कच्चे एवं पक्के मकान, नदी तट अधिवास, जलाशय अधिवास, गर्त अधिवास। तो दोस्तों इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल है उसका पूरा पाषाण काल में जो है नदी तटीय आवास मिले हैं। पूरा पाषाण काल में, यानी कि अगर आवास का खोज हुई है तो ऐसी जगह मिले हैं जहाँ नदियों के किनारे थे। पहले सभ्यताएं ज्यादातर क्या होती, नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। और दूसरा का मध्य पाषाण काल में जो है आपका मध्य पाषाण काल में क्या सेलासिया अधिवास, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा बना के अपनी प्रोटेक्शन के लिए शुरू कर दिया था। और नवपाषाण काल में आपको पता ही है, नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा गर्त में यानी कि गड्ढों में रहने वाले भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद ताम्रपाषाण, कच्चे एवं पक्के मकान यानी कि ईंटों को पकाना ताम्रपाषाण काल में शुरू कर दिया था, या कच्चे या जो लकड़ियों के ऊपर मिट्टी को लेप के घर बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ कच्चे पक्के मकान के बारे में। प्रश्न नंबर 60 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा, डी पेटन। दूसरी तरफ गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आप इसमें आराम से कर सकते हो। जैसे मान लो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, सॉरी
हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। और जो है हस्तिनापुर आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में है। ये हड़प्पा जो है आज की डेट में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, और वहाँ रावी नदी के तट पे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे है तो मालूम ही होगा। नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के तट पे है, और पेटन गोदावरी नदी के तट पे है। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा, इसमें कायथा कर्नाटक में दिया है, ये गलत है। चिराद बिहार में पता है आपको। पांडु राजा डिग्री बंगाल में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद जो है इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे दक्षिणी स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, महाराष्ट्र में है। चिराद बिहार में है। यहाँ पर जो है चिराद में बहुत सारी चीज़ें पूरा पाषाण काल संबंधित मिली हैं। तो ए वाला ही इसका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया है कायथा कर्नाटक। कायथा का मेरे को अभी मैं आपको चेक बता दूंगा। महाराष्ट्र कायथा शायद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुनिश्चित कीजिए। उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़, चित्रकूट। यानी कि ये कुछ ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो इनका संबंध पाषाण काल से भी रहा है। प्राकृतिक शिला चित्र मिले हैं, तो दोस्तों इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। शिलाओं पर उत्कृत की गई गढ़ी मूर्तियां, स्तंभ आदि मिले हैं। राम कथा से जुड़ा तीर्थक स्थल है। राष्ट्रीय उद्यान ये है। तो दोस्तों इसमें उदयगिरी जो है, सबसे पहले उदयगिरी ले लेते हैं। उदयगिरी क्या है? उदयगिरी में शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां, स्तंभ यहाँ से मिले हैं उदयगिरी से। दूसरा भीमबेटका, इसमें तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रादेशिक चित्रशाला है, यानी कि प्राचीन काल की जो चित्रशाला है यहाँ से ही मिली है। बांधवगढ़, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान तोता हो गया। और चित्रकूट में क्या है, रामकथा से जुड़े स्थल है। चित्रकूट वैसे भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 63 है, प्रादेशिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों को नव पाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास एवं प्रयोग हो। तो दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, सूची नाम दूसरा, सूची 2 में नाम दिए गए हैं, उसको सूची को एक सूची से आपको कोट को मिलाना है। जैसे ए में दिया है बनास संस्कृति, बी में उज्जैन, सी में कायथा, डी में आहड़। सूची 2 में दूसरे नाम जो दिए हैं, सॉरी पहले में तो वीर भानपुर था, जो दूसरे में जो सूची में दिए हैं बनास संस्कृति, ताम्रनिधि, गेरी मध्भांड परंपरा, और डी लघु पाषाण उपकरण। आपको इसमें बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो वीर भानपुर है वो जो है लघु पाषाण उपकरण से संबंधित है। वीर भानपुर को मिला देता हूँ इधर। और जो दूसरा है उज्जैन, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। उज्जैन जो है जो ताम, यानी कि उज्जैन ताम निधि से संबंधित है, यानी कि ताम पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है। और इसमें कहा था, ये तो आपको गैर भांड और आहड़ बनास संस्कृति, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह के त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए वाला है। ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 67, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? 1860 में, 1863 में, 1873 में, 1878 में।
तो ये मिला था 1863 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में प्रथम पूरा प्रशस्त युग औजारों की खोज जिसने देश में प्रादेशिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये जो जाता है आपका आरसी फुट को जाता है। प्रश्न नंबर 69, भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक और पूरा वनस्पतिक शास्त्री, इतिहासकार। तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक नहीं थे, भूगर्भ, इसको याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से किसे भारत के प्रादेशिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? एच डी साकालिया को, बी ए कंगेनम, सी ए आर अल्चिंग और डी रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 71, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो दोस्तों ये भी आपको बहुत जरूरी है, जितने भी स्थल हैं उनमें किस किस की खुदाई कहाँ से की है और क्या क्या मिला है, क्या विशेषता। ए में के डी वाजपेयी ने, बी वी एस वाकर्ण ने, सी एच डी साकलिया ने, डी मार्टिन व्हीलर ने। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, एच डी साकलिया। प्रश्न नंबर 72, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पाषाण उपकरणों की खोज की, मूल तथ्य एक, ये पूरा वही आ गया, पूरा वनस्पति शास्त्री, ये भू वैज्ञानिक। तो इसका बी आंसर सही है, तो इस पर हम बी पे टिक कर देते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 73, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमैगन, ग्रामंडी, मेंडालिनियम। तो इसका बी है, सही है, क्रोमैगनन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 74, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? मेदा में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो सही है, भारत में हुआ, भारत महाद्वीप में मेदा में सबसे पुरानी साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 75, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, यह भी नहीं है, हाँ, फोलिसिस की, चट्टानों की। तो दोस्तों इसमें जो भी हमारे पॉलिसिस हैं उनके औजार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नीलगढ़ी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़िया, नल्ला माला पहाड़िया, नर्मदा पहाड़िया। तो इसका नर्मदा घाटी से सबसे ज्यादा पुराने साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग की विभिन्न लोहा उपकरण प्राप्त हुए हैं? यानी कि लोहा युग का, तो आपको इसके बारे में नागदा एक स्थल है वहां से मिले हैं, पता होगा। प्रश्न नंबर 78, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा टोली और माहेश्वरी, सताना और रीवा, भीमबेटका और मदौर, आहड़ और गिलूड। तो दोस्तों यह है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान है और सभी स्थल से भी आप पहचान सकते हैं। गुप्तकाल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह भी आपको पता होगा, गुप्तकाल जो है जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर में है। स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं होगी, सिंधु घाटी, गंगा नदी घाटी नहीं होगी, तो इसमें स्वात घाटी इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 80 और लास्ट इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण स्थल में तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रशस्त उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये आहड़ संस्कृति से तांबे के हुए हैं, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और मेरे को भी काफ़ी एनर्जी इसमें बनाने में ख़त्म हुई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही ये कहना चाहूँगा, अगर ये आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के इसमें मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। और आप वो इसको जो मोजो है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।